नमस्कार दोस्तों। एमपी जीके से संबंधित इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। एमपी जीके की जो पहली क्लास थी उसमें हमने देखा कि एमपी का गठन कैसे हुआ, किन परिस्थितियों में हुआ और कौन कौन सी कमेटी जो थी उनका गठन किया गया, कौन से ज़िले अलग हुए, किसके साथ मिले। इस पूरी गतिविधि का जो अध्ययन है वो हमने हमारी पहली क्लास में किया। और आज हम देखेंगे कि मध्य प्रदेश का जो भौगोलिक विभाजन है, जो उसकी स्थिति है भौगोलिक, जो उसका विस्तार है, हम उसके बारे में आज की क्लास में चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखिए, किसी भी क्षेत्र विशेष का जो भौगोलिक स्थिति होती है या जो विस्तार होता है उसे हम दो बिंदुओं या दो रेखाओं के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं। वो दो रेखाएं कौन कौन सी होती हैं? पहली होती है अक्षांश और दूसरी होती है देशांतर। देखिए, बताने के लिए अगर हम एमपी का तो सिर्फ उसका जो अक्षांशीय स्थिति है और जो देशांतरीय स्थिति है यही पूछा जाता है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि अक्षांश रेखाएं कौन सी होती हैं, देशांतर रेखाएं कौन सी होती हैं। इन सारी चीज़ों के विषय में पता होना ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे, देखिए अगर हम ये देखें एक सामान्य रूप में तो ये एक ग्लोब आप मान सकते हो, एक पृथ्वी मान सकते हो। और इस पृथ्वी पर या ग्लोब पर किसी भी रूप में आप देख सकते हो कि भौगोलिक स्थिति को दर्शाने के लिए, भौगोलिक स्थिति को ग्लोब या पृथ्वी पर भौगोलिक स्थिति को दर्शाने के लिए अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं का जो प्रयोग है वो किया जाता है। और अक्षांश रेखाएं सामान्यतः होती क्या हैं? अक्षांश रेखाएं उन रेखाओं को कहा जाता है जो पृथ्वी के किसी स्थान की, यानी पृथ्वी पर किसी एक बिंदु से किसी दूसरे बिंदु के मध्य की जो कोणात्मक दूरी होती है उसे हम अक्षांश कहते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें हम देखेंगे कि ये जो रेखाएं हैं इस तरीके से, ये वाली, इनको हम अक्षांश रेखाओं के रूप में जानते हैं। और जो ये वाली रेखाएं हैं जो इस तरीके से जो कर्व रूप में हैं, हम इनको देशांतर रेखा के रूप में जानते हैं। अगर हम प्रारंभ से देखें तो ये 0 डिग्री की विषुवत रेखा होती है और इस 0 डिग्री से लेकर के इस, आपको सभी पता है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, तो 0 डिग्री से इस पूर्वी देशांतर के मध्य कितनी रेखाएं होंगी? 180। और इधर 0 डिग्री से पश्चिम के मध्य 180। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि कुल देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी हो गई? 180 और 180 को अगर आप जोड़ लो तो 360। उसी प्रकार से अगर हम अक्षांशीय रेखाओं की संख्या की बात करें, ये जो इस तरीके से आपको शेप में नज़र आ रही हैं, जो क्षैतिज रूप में हैं, तो उनकी संख्या होती है 180। और ये अगर हम मध्य वाली को रख लें तो उसकी टोटल संख्या हो जाती है 181। इसके बाद देखिए, एमपी के जो अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार है, इन बिंदुओं को जानने से पहले, इन पॉइंट्स को, अगर हम भारत के जो अक्षांशीय विस्तार है अगर हम उसकी बात करें, अगर हम पृथ्वी पर देखें तो जो भारत है वो हमको कुछ इस तरीके से यहाँ पर दिखाई देता है। इस तरीके से भारत जो है वो, ये स्थिति है भारत की। तो भारत का जो उत्तरी अक्षांश 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट दक्षिणी अक्षांश तक। देखिए, आपको सभी को पता है कि ये जो स्थिति होती है जो 0 डिग्री की होती है, इसके बाद में 23.5 डिग्री, इसके बाद में 66 से 1/2, 66.5, और फिर जो टॉप पर पहुंचते हैं ये ध्रुव की स्थिति होती है। तो जो भारत की स्थिति है
वो 0 डिग्री से और 23 के मध्य की आ रही है, तो भारत की अक्षांशीय स्थिति कितनी हो जाएगी, इस वाले पॉइंट तक आ रही है। तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट दक्षिणी अक्षांश तक, क्योंकि वो यहाँ तक पहुँच रही है और 6.66 तो बहुत दूर है। तो भारत की स्थिति तो यही कारण है कि भारत की जो जलवायु है वो ना अत्यधिक गर्म है और ना ही ठंडी, और एमपी की भी वैसी जलवायु समशीतोष्ण जलवायु यहाँ पर देखने को मिलती है। तो ये क्यों, इसका रीज़न है जो इसकी अक्षांशीय और देशांतरीय स्थितियाँ हैं, इन्हीं स्थितियों के कारण ही ये जलवायु विशेषता भारत एवं भारत का राज्य जो हम एमपी जिसके विषय में चर्चा कर रहे हैं उसमें पाई जाती हैं। इसके बाद में अगर हम भारत की देशांतरी विस्तार देखेंगे तो जो पूर्वी देशांतर है, जो हमारा पूर्वी देशांतर है वो कितना है, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, ये भारत का पूर्वी देशांतर है। 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक। इसके बाद अगर हम एमपी का अक्षांशीय विस्तार देखेंगे तो वो 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से 26 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। कितना है, 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से 26 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। और यदि हम मध्य प्रदेश के देशांतरी विस्तार की बात करें तो वो 74 डिग्री 9 मिनट पूर्वी देशांतर से 82 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर पर समाप्त होता है। अब इसके बाद आता है कि जो भारत का क्षेत्रफल कितना है और मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है। सबसे पहले हम लेंगे भारत का क्षेत्रफल जो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ये भारत का क्षेत्रफल है। और यदि हम एमपी का क्षेत्रफल देखेंगे तो 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। अब कहीं कहीं पर ये 252 की जगह पर 245 भी लिखा मिलता है, लेकिन ऑथेंटिक डेटा यही है क्योंकि जितनी भी गवर्नमेंट की बुक उनके जो सोर्सेज हैं उसमें इसी डेटा को शो किया गया है, दिखाया गया है। और ऐसे ये दो डेटा हमको देखने को क्यों मिलते हैं, कुछ किताबों में मिलता है कि एमपी और छत्तीसगढ़ के मध्य एक घाटी का विवाद रहा है जिसको कि हम किरार घाटी का मुद्दा कहते हैं। जब किरार घाटी का क्षेत्र छत्तीसगढ़ में माना गया तो इसका क्षेत्रफल 3,08,245 बताया गया, लेकिन वर्तमान में किरार घाटी का जो हिस्सा है वो मध्य प्रदेश में शामिल है, इस वजह से उसका क्षेत्रफल बड़ा है और 3,08,252 वर्तमान में इतना ही ऑथेंटिक है। इसके बाद हम लेंगे कि एमपी का जो क्षेत्र है वो भारत के क्षेत्रफल का कितना है, यानी जो हमारे मध्य प्रदेश का जो क्षेत्रफल है ओवरऑल जो भारत का क्षेत्रफल है, अगर हम उसमें से एमपी का क्षेत्रफल निकालें तो कितना आएगा, 9.38%। ये एमपी का क्षेत्रफल है। इसके बाद दो डेटा हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। पहला, यदि हम मध्य प्रदेश की जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या का डेटा तो ये है और ये 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग ही है। अगर वर्तमान में आप भारत की जनसंख्या देखिए तो तकरीबन 1.40 समथिंग करोड़ के आसपास है। ये तो हमें जब जनगणना होगी तब हमें ज्ञात होगा, अभी तो 2011 की ही जनगणना के जो डेटा है उसी को लिया जा रहा है। तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए क्षेत्रफल के हिसाब से अगर हम मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो भारत में मध्य प्रदेश का दूसरा स्थान है, पहले पर राजस्थान है और दूसरे पर हमारा मध्य प्रदेश है। इसके बाद यदि हम जनसंख्या की बात करें तो मध्य प्रदेश अब 5वें स्थान पर आ गया है। 5वें स्थान पर कैसे आ गया है, क्योंकि पहले 5वें स्थान पर आंध्र प्रदेश हुआ करता था। आंध्र प्रदेश से अब तेलंगाना अलग हो गया है, जिसके कारण उसका जो जनसंख्या है वो कम हुई और अब वो 6वें स्थान पर आ गया है और हमारा एमपी 5वें स्थान पर आ गया है। अगर हम इस
को पूरी तरीके से देखें, नंबर 1 पर उत्तर प्रदेश है, सेकंड नंबर पर महाराष्ट्र है, थर्ड नंबर पर बिहार है, और फोर्थ नंबर पर वेस्ट बंगाल है, और 5वें नंबर पर मध्य प्रदेश है। भारत की टोटल जनसंख्या का केवल 6% हिस्सा मध्य प्रदेश में निवास करता है। तो आप उस हिसाब से देखेंगे तो मध्य प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो आपको ज़्यादा दिखाई पड़ेगा, जनसंख्या के हिसाब से एरिया ज़्यादा है। इसी के साथ इसमें अगर हम ये चीज़ें लेंगे तो सबसे पहले आता है कि भारत में अगर हम विश्व की जनसंख्या की बात करें, उसमें से यदि भारत का डेटा देखा जाए तो वो 17% ही होगा। यानी विश्व की जनसंख्या का भारत में कितना परसेंटेज जनसंख्या है, तो 17%। और यदि हम क्षेत्रफल की बात करें कि भारत में जो क्षेत्र है पूरे विश्व के क्षेत्रफल के अनुसार उसका पूरा ओवरऑल, तो भारत के पास सिर्फ 2.42% का ही जो क्षेत्र है वो है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो भारत के पास में जो भूमि है वो कम है और जनसंख्या उस हिसाब से बहुत ज़्यादा है। देखिए, एमपी का मेरे पास कोई मैप तो नहीं है, लेकिन आपको इस हैंडमेड में मैप के थ्रू आपको समझाने की कोशिश ज़रूर करूँगी। देखिए, ये मध्य प्रदेश का नक्शा है, मैप है, और अगर ये आपसे कई बार पूछा गया है मध्य प्रदेश के एग्ज़ाम में, एमपीपीएससी में, कि सबसे उत्तर कौन सा ज़िला है, मध्य प्रदेश के दक्षिण में कौन सा ज़िला है, उसके पूर्व में कौन सा ज़िला है, और उसके पश्चिम में कौन सा ज़िला है। तो देखिए, उत्तर में है मुरैना, दक्षिण में पड़ता है बुरहानपुर, पूर्व में जो सर्वाधिक पूर्वी क्षेत्र में है वो सिंगरौली, और जो पश्चिम क्षेत्र में है वो है अलीराजपुर। और अगर हम उत्तर से इसके दक्षिण की, अगर हम इसकी लंबाई देखेंगे तो उत्तर से दक्षिण की कितनी है, 605। और यदि हम पूर्व से पश्चिम की इसकी लंबाई देखेंगे तो कितनी आती है, 870। तो ये उत्तर से दक्षिण की 605 है और पूर्व से पश्चिम की 870। तो आप ये देखने से ही आप डेटा ये पता लगा सकते हैं कि जो पूर्व से पश्चिम का एरिया है इसका क्षेत्रफल ज़्यादा है, ये एरिया ज़्यादा है। इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये आती है मध्य प्रदेश के संदर्भ में कि एमपी को किस भाग में रखा जाता है। ये कहा जाता है कि मध्य प्रदेश जो है वो प्रायद्वीपीय भारत में गोंडवाना लैंड का भाग था। ये कॉन्सेप्ट है महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत। उसके आधार पर मध्य प्रदेश को गोंडवाना लैंड का, भारत को, इवन पूरे भारत को गोंडवाना लैंड का भाग प्रायद्वीप में बांटा गया है, रखा गया है। ये कॉन्सेप्ट किसने दी थी? ये कॉन्सेप्ट दी थी वैगनर ने। ये सिद्धांत वैगनर का है और इस सिद्धांत को मैं थोड़ी सी कोशिश ज़रूर करूँगी आपको बताने की। इसमें सबसे पहले देखिए कुछ चीज़ें जो यहाँ पर आएंगी। वैगनर ने ऐसा बताया था कि उन्होंने कुछ इस तरीके से सारे जो महाद्वीपें हैं उनको सबको एक साथ रखा था, कुछ इस तरीके के शेप में, कुछ इस तरीके के मैप में, और उन्होंने इस द्वीप को बोला था पेंजिया। इस द्वीप को उन्होंने पेंजिया बोला और उन्होंने बोला कि जब शुरुआत थी निर्माण की तब कोई देश नहीं था, कोई महासागर, बस एक महासागर था पूरे विश्व में, और उस महासागर का नाम उन्होंने इस कॉन्सेप्ट के अंदर बताया है कि पेंथालासा महासागर। उसके बाद उन्होंने बोला कि ये बात है तकरीबन 225 मिलियन वर्ष पहले की, जब वैगनर के अकॉर्डिंग सारे महाद्वीप जो हैं वो एक ही जगह पर थे। उसके पश्चात जो पेंजिया था, पेंजिया को दो भागों में बांटा गया, एक उत्तरी भाग और एक दक्षिणी भाग, जिसको कि हम इस दूसरे रफली मैप में देख सकते हैं। उत्तरी भाग कहलाया पेंजिया का अंगारा लैंड और दक्षिणी भाग कहलाया पेंजिया का गोंडवाना लैंड। इसके बाद में
फिर ये जो गोंडवाना लैंड था, इसके कई भाग में ये जो था बटा, एक उत्तर में और दक्षिण में। और जो इसके दो भाग हुए, जो इसका निचला भाग था, इसमें कई महाद्वीपों का निर्माण हुआ, जैसे कि साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया। तो ये जितने भी क्षेत्र हैं, ये प्रायद्वीपीय गोंडवाना लैंड के क्षेत्र ही बताए गए हैं वैगनर के इस कॉन्सेप्ट के अंतर्गत। इसके बाद ये अगर आप वर्तमान की स्थिति आप देखिए, और ये चीज़ें कुछ हद तक सही प्रतीत होती हैं, लेकिन ये कॉन्सेप्ट पूरी ऑथेंटिक नहीं है, क्योंकि वर्तमान समय में ऐसे बहुत से क्वेश्चन हैं जो वैगनर की कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग बिल्कुल परफेक्ट नहीं साबित होते हैं, और बहुत सारी ऐसी क्वेरीज हैं जिनके आंसर इस महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत से हमें प्राप्त नहीं होते। तो इस पूरी प्रक्रिया के आधार पर ही मध्य प्रदेश को गोंडवाना लैंड का जो भाग है वो माना जाता है। ये तो बात हो गई मध्य प्रदेश के जो भौगोलिक स्थिति की, उसके भौगोलिक विस्तार की। हम आगे और भी इस विषय पर पूरा देखेंगे, मध्य प्रदेश की एक एक चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन इसके साथ ही साथ आज मैं आपको कुछ विविध जानकारी ज़रूर देना चाहूँगी, जो कि आपके हर एक परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी होगी, चाहे फिर वो MPPSC हो या स्टेट का कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें MP से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये थोड़े से विविध जो क्वेश्चंस हैं, हम इनके बारे में ज़रूर देखेंगे। सबसे पहला है कि MP का राजकीय चिन्ह। देखिए, राजकीय चिन्ह में क्या है, दो ऐसी बालियाँ बनी हुई हैं, बीच में MP शासन लिखा हुआ है, और जो तीलियाँ बनी हुई इनकी संख्या कितनी है, 24 है। इसमें जो ये दो फसल दिखाई गई हैं वो कौन कौन सी हैं, ये पेपर में तो ऐसे नहीं पूछ सकते, लेकिन हाँ कभी कभी इंटरव्यू में इस तरीके के क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। तो वो है गेहूँ और धान की बालियाँ। इसके बाद आता है राजकीय नाट्य कौन सा है MP का, वो है माच। माच विशेषता उज्जैन के मालवा अंचल से जुड़ा हुआ है। इसके बाद राजकीय लोक नृत्य कौन सा है MP का, राई। ये बुंदेलखंड बघेलखंड के जो क्षेत्र है वहाँ पर होता है, ढोल पर इसे किया जाता है। फिर राजकीय पशु कौन सा है, बारहसिंगा। इसे ब्रेडरी प्रजाति के नाम से ऐसे बोलते हैं ना, भूरसिंगा बारहसिंगा, ऐसे कुछ ब्रांडिंग की गई है। ये कान्हा किसली में पहली बार ऐसा किया गया है। इसके बाद राजकीय फसल सोयाबीन है। सोयाबीन का परसेंटेज MP में पिछले कई सालों से कम हो गया है, और इस विषय पर तो अगर आपने सुना होगा तो एक बुंदेलखंडी भाषा में एक लोकगीत आया था कि सोयाबीन 3 साल से तुम नहीं आए, धन से हो गए हीन, कुछ इस तरीके की उसकी वर्डिंग्स थी। तो ये तो एक जो भी उन एक मनोरंजन का विषय रहा, लेकिन फिर भी मध्य प्रदेश सोयाबीन का एक बहुत बेहतर मतलब यहाँ पर प्रोडक्शन होता था, जो वर्तमान में उतना नहीं हो रहा है। अगर हम खेल की बात करेंगे तो राजकीय जो खेल है वो है मलखम्ब। मलखम्ब क्या होता है कि एक लंबा सा पिलर होता है और उस पर तेल लगाया जाता है बहुत सारा, और फिर उसके ऊपर उस खम्बे के चारों तरफ व्यक्ति विशेष प्रकार की कलाबाजी दिखाता है। इवन बहुत कठिन गेम होता है। इसके बाद पक्षी कौन सा है राजकीय, दूधराज, शाह बुलबुल जिसको कि पैराडाइज फ्लाई क्लेचर भी कहते हैं। वृक्ष कौन सा है, बरगद है। पुष्प कौन सा है, सफ़ेद लिली है। और इसके पहले मध्य प्रदेश में जो वृक्ष हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, इनकी सबकी राजकीय वृक्ष पशु पक्षी की घोषणा नहीं हुई थी। ये तो मध्य प्रदेश की 25वीं एनिवर्सरी के अवसर पर 1981 में इनकी सबकी घोषणा की गई, और एक राजकीय वृक्ष पशु पक्षी इनको अपनाया गया। इसके बाद चलिए फल को भी जान लेते हैं। राजकीय फल कौन सा है, तो वो आम है। बाकी जितनी भी इन्फॉर्मेशन है मध्य प्रदेश की भौगोलिक जानकारी के संदर्भ में, हम आगे की क्लास में उसको कंटिन्यू करेंगे, और उम्मीद करते हैं कि आपको मेरे द्वारा की गई ये कोशिश पसंद आई होगी। और अगर पसंद आई हो तो मेरे चैनल को
सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और बाकी की जो चीज़ें हैं वो हम बहुत बेहतर तरीके से कोशिश करूँगी कि आप लोगों को हर चीज़ बहुत अच्छे से बताई जाए। और बाकी आप मेरे पढ़ाने के बाद एक बार चीज़ों का रिवीज़न, जो मैंने पढ़ाया बस इसका ही रिवीज़न आप कर लें और करते चलें, तो आपका पूरा एमपी का जो सिलेबस है आई थिंक कवर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।